हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सुरक्षा के बारे में। जामिया मिलिया इस्लामिया में क्लास 12 का और बीए पॉलिटिकल टॉपिक पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है ये सुरक्षा। तो सुरक्षा के बारे में हम पढ़ते हैं, चाहे वो हमने स्कूल में पढ़ा हो 12th में, या फिर हमने कॉलेज के पॉलिटिकल में हम पढ़ते हैं। कॉलेज हो चाहे कोई भी एंट्रेंस हो, आपको ये टॉपिक पढ़ने को ज़रूर मिलता है पॉलिटिकल साइंस में कि सुरक्षा क्या है और सुरक्षा को किस तरह से बैलेंस किया जाता है, जिसे हम पावर ऑफ बैलेंस कहते हैं। बीए में जब आप पढ़ते हैं तो बीए के फाइनल में या बीए के लेवल में किसी भी ईयर में, आपके किसी भी सेमेस्टर में ये सिलेबस में हो सकता है कि शक्ति का संतुलन किस तरह बनाया जाए। शक्ति संतुलन यानी पावर ऑफ बैलेंस किस तरह किया जाता है ये बताया जाए। और तो और ये आपको समझने के लिए आपने 12th में इस चीज को भी पढ़ा होगा कि पावर ऑफ बैलेंस क्या है। वो बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ा होगा। अब जो हम बीए ग्रेजुएशन में जब हम पढ़ते हैं तो ये इसको एकदम ब्रीफ में पढ़ते हैं कि देश के अंदर की सुरक्षा क्या होती है, जिसे हम आंतरिक सुरक्षा कहते हैं। देश के बाहरी सुरक्षा क्या होती है, जिसे हम बाहरी सुरक्षा कहते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नोट्स के थ्रू हम इसको पढ़ते हैं। हम देखते हैं सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। पहला क्वेश्चन है, सुरक्षा क्या है और आप क्या समझते हैं इससे। तो सुरक्षा का जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, उसे कहते हैं खतरे से आजादी। आने वाले खतरे से जो आजादी जिस चीज से मिल सके उसे हम सुरक्षा कहते हैं। सुरक्षा जो है उसको हम 2 से 3 पॉइंट में समझते हैं शॉर्ट में, कि मानव के अस्तित्व को, यानी इंसान के होने या ना होने का अस्तित्व जो होता है, जो प्रूफ होता है, उसको बचाए रखने के लिए और उसके जीवन को हमेशा खतरा बना रहता है। तो ऐसे में हम सभी खतरों को सुरक्षा के लिए खतरा मानेंगे तो जीवन बिल्कुल मुश्किल सा हो जाएगा। अगर हम हमेशा ही मुश्किल समझे कि हर मोड़ पर तो मुसीबत ही है, तो इंसान जी कैसे पाएगा। तो हम उसके लिए सेफ्टी पर्पस कुछ अपनाते हैं। अगर हम रोड पे भी चलते हैं तो रोड पे सेफ्टी पर्पस के लिए रेड लाइट, ग्रीन लाइट होती है, जिसके बारे में बच्चों को पढ़ाया भी जाता है कि हाँ, किस टाइम पे किस लाइट पे गाड़ी रुकती है, किस तरह हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। तो उसी तरह हर फील्ड में सेफ्टी पर्पस होता है। सुरक्षा का संबंध बहुत गंभीर खतरों से है, जिन्हें रोकने के उपाय ना करने पर हमारे जीवन के केंद्रीय मूल्य को अपूरणीय क्षति पहुंचती है। अगर हम सुरक्षा को नहीं अपनाएंगे और देश के जो पावर है, जो सैन्य शक्ति है, उसको बैलेंस नहीं करेंगे, यानी शक्ति संतुलन नहीं करेंगे, तो देश जो है वो तबाह हो जाएगा। जैसे भी रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि करंट में इजराइल, अमेरिका और ईरान में जो युद्ध चल रहा है वो फ़रवरी से लेके अब तक चल ही रहा है। तो ये एक तरह से ये बहुत ज़्यादा नुकसान की बात है, पूरे वर्ल्ड पे इसका असर पड़ रहा है। एक तरह से ये वर्ल्ड वॉर की तरह माना गया है इसको, लेकिन वर्ल्ड वॉर कहा नहीं गया है, लेकिन माना गया है कि वर्ल्ड वॉर थर्ड की तरह ये हो गया है आज के करंट सिचुएशन में। तो यही बात होती है कि अगर हम किसी भी देश की पावर को बैलेंस नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और अपनी सुरक्षा को नहीं समझेंगे कि हमें किस तरह देश की सुरक्षा करनी है, या किसी भी फील्ड में जब ज़्यादा खतरे की बात आती है देश को तो सुरक्षा किस तरह करें। तो ये सब हमें समझना होगा। उसे ही सुरक्षा कहते हैं जब हम कुछ तरीके अपनाते हैं। ऐसे खतरे जिन्हें रोकने के उपाय नहीं किए तो बहुत भयानक नुकसान हो सकता है, उन्हें ही सुरक्षा कहते हैं जब हम उन तरीकों को अपनाते हैं, और उन्हें खतरा कहते हैं जब भयानक नुकसान जब कुछ होता है तो। अब देश के अंदर जैसे पुलवामा में हुआ था हादसा, और अभी जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो हादसा हुआ, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी अगर हम सेफ्टी नहीं अपनाते हैं, मिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर नहीं अवेलेबल करते पब्लिक की सेफ्टी के लिए, तो ये एक तरह से गलती हुई। अगर सुरक्षा रखनी है तो वहाँ पर हमें तरीके अपनाने होंगे। तो देश के अंदर की सुरक्षा की अगर मैं बात कहूँ तो आंतरिक सुरक्षा जो होता है वो पुलिस होती है। पुलिस होती है, जैसे हर राज्य के गवर्नर भी होते हैं, मिलिट्री भी होती है हर राज्य के बॉर्डर पे, और राज्य के अंदर पुलिस होती है जो आंतरिक सुरक्षा का काम करती है। और यहाँ हम बात करें खतरे की, तो आंतरिक खतरा क्या है और बाहरी खतरा क्या है।
जो इस तरह सुरक्षा है उसी तरह खतरा भी है। तो देश के अंदर बाहरी खतरा क्या है, बाहरी सुरक्षा क्या है, ये आप समझ ही रहे होंगे। बाहरी खतरा वो होता है जो कोई देश अगर एक दूसरे देश पे हमला ना कर दे, तो अगर हमले से बचना है, तो लोग अपने कंट्री के बॉर्डर पे मिलिट्री फोर्सेस तैनात करते हैं, जिसे हम बाहरी सुरक्षा कहते हैं। या फिर अपने कंट्री से बाहर हम कुछ ऐसे इंतज़ाम करते हैं किसी देश से समझौता करके, ताकि हमारे देश को किसी दूसरे देश से संकट ना हो सके, तो उसे भी हम बाहरी सुरक्षा कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सुरक्षा की अवधारणा क्या है और उसमें खतरे क्या हैं, अंदर और बाहर खतरे क्या हैं। अवधारणा या धारणा का मतलब भी वही होता है कि उसकी मीनिंग क्या है, जो कि अभी मैंने आपको बताया भी। पारंपरिक धारणा, 2 तरह की धारणा है यहाँ पर, पारंपरिक और अपारंपरिक। तो पारंपरिक धारणा जो है जिसमें बाहरी खतरा और आंतरिक खतरा शामिल है। बाहरी सुरक्षा के तहत सैन्य खतरे को ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इसमें खतरे का स्रोत कोई दूसरा देश होता है। सैन्य हमले में सिर्फ सैनिक नहीं मरते, इसमें आम नागरिक भी मारे जाते हैं। सिविलियंस भी मारे जाते हैं। जो हमारे देश की जो पब्लिक है, उनकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन किसी भी लड़ाई में दोनों ही देश का नुकसान होता है। जो देश हमला कर रहा है और जिस देश पे हमला हो रहा है, दोनों ही देशों का नुकसान होता है। क्योंकि जान और माल की हानि होती है। सैन्य हमले से किसी देश पर हमले द्वारा वहाँ की सरकार का हौसला तोड़ा जाता है। जैसे कि वेनेज़ुएला के अभी आपने देखा ही होगा, अमेरिका ने वहाँ के प्रेज़िडेंट को उठा लिया। तो ये क्या है? एक तरह से गुंडागर्दी है, तानाशाही है एक देश का दूसरे देश पर। तो ये तानाशाही ना हो इसलिए हर देश ने, कुछ-कुछ देश ने तो एटम बॉम्ब बना रखे हैं, परमाणु बॉम्ब, ताकि मुसीबत आने पर इसका यूज़ कर सके, या फिर अगर हम इस तरह का रखते भी हैं तो कोई दूसरा देश हमें कमज़ोर समझ के हम पे हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। बाहरी सुरक्षा से हमें खतरा पड़ोसी मुल्क से भी हो सकता है, जैसे कि सबसे ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान को लेकर जो मीम्स बनते हैं, तो वो बात एक तरह से आ सकती है यहाँ पर कि बाहरी मुल्क में हमारी इंडिया के साथ में पड़ोसी देश पाकिस्तान भी आता है, अफ़गानिस्तान भी आता है, बहुत सारे देश आते हैं, चाइना भी है। आंतरिक खतरे की अगर हम बात करें, इसमें हमारे द खत हम हमें खतरा देश की आंतरिक सीमाओं के अंदर होता है। देश देश में आंतरिक खतरे निम्न रूप में हो सकते हैं। पहला कि हिंसा की घटना, यानी देश के अंदर ही दंगे होना, गृह युद्ध जिसे कहते हैं। और सांप्रदायिक हिंसा यानी पब्लिक का जो है एक तरह से आंदोलन खड़ा कर देना, नक्सलवाद, जातीय हिंसा, धर्म के नाम पे जो हमारे भारत देश में होता ही रहता है, अलगाववाद, कोई ऐसा राज्य जो अपनी भाषा, धर्म को लेके अलग होना चाहता हो, अलग देश बनाने की बात करे, अलग राज्य बनाने की बात करे, तो उसे अलगाववाद कहते हैं। राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक जो है यानी पॉलिटिक्स जो है, उसकी कोई बैलेंस नहीं बचती है, यानी कि अनबैलेंस हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे देश में अगर पक्ष और विपक्ष की बात करें, तो पक्ष में जो है उनके फ़ेवर में ज़्यादा लोग हैं और विपक्ष में जो है वो एक तरह से उस लायक ही नहीं है कि वो पक्ष का विरोध कर सके। उन्हें एक तरह से टॉर्चर किया जाता है कि वो पक्ष के हित में कुछ ना कहे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि तानाशाही हो जाना राजनीति में किसी एक पार्टी का, तो यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता की बात होती है कि राजनीति जो है वो स्थिर नहीं है, वो अस्थिर है, किसी एक के हाथ में नहीं है, उसका कोई बैलेंस नहीं है कि दोनों चीज़ें बराबर से चल रही हो, पावर किसी एक के हाथ में ज़्यादा है। अपारंपरिक धारणा की अगर हम डेफिनेशन देखें, ये तो थी पारंपरिक, अब हम अपारंपरिक धारणा में देखते हैं। इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट पहुंचाने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जाता है। इसमें संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व को खतरा होता है। अपारंपरिक धारणा को भी 2 भागों में बाँटा गया है। पहला मानव की सुरक्षा और दूसरा विश्व की सुरक्षा। पहली बा अगर हम इंसान की सुरक्षा की बात करें, ह्यूमन्स की सेफ्टी की बात करें, तो उसमें सेफ्टी में क्या आता है? सबसे पहला तो भूख। भूख यानी कि खाने की चीज़, फूड, राशन, अनाज, महामारी। दूसरा हेल्थ, अगर खा रहे हैं इंसान तो सेहत का भी ध्यान रखना होता है।
किसी देश में महामारी यानी जैसे कि अभी कोविड हो गया, मार्स हो गया, सॉर्स हो गए, सब तरह के वायरस जो होते हैं, वो महामारी कहलाते हैं, जिसमें इंसान की ज़्यादा डेथ हो जाए और सेफ्टी पर्पस ही ना बचे, दवाई ना बचे। तो उसमें उस सिचुएशन में क्या होता है, देश के अंदर इंसानों की डेथ होती है, तो उसे महामारी घोषित कर दिया जाता है ऐसी बीमारियों को। जैसे कि कोविड आया था अभी, जो आज भी कोविड के बाद भी कई वायरसेस अभी आ गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, यानी अब कुदरती घटना होती तो उसमें तो किसी का दोष नहीं है, दोष पब्लिक का ही होता है, इंसान की बनाई हुई चीज़ों से कुदरत को खतरा होता है। लेकिन कुदरती घटना जो होती है, इसमें हम किसी पब्लिक पे तो दोष नहीं डाल सकते, किसी दूसरे देश की तो गलती नहीं होती। वो कुदरती घटना जो है, उसके लिए भी सुरक्षा पर्पस होता है। और दूसरी अगर हम सुरक्षा की बात करें, तो विश्व की सुरक्षा यानी कि वर्ल्ड सेफ्टी। तो इसमें वर्ल्ड की सेफ्टी की बात अगर आ जाती है, तो यहाँ पर ये मुद्दे आते हैं कि आतंकवाद, जलवायु, आतंकवाद यानी टेररिज्म, जलवायु यानी कि क्लाइमेट, और जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, वैश्विक ताप में वृद्धि यानी कि ग्लोबलाइजेशन, ओजोन परत का संरक्षण। अब जो पृथ्वी के ऊपर ओजोन लेयर जो है, उसको किस तरह बचाएं ताकि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली पृथ्वी पर ना पड़े, उसकी भी सुरक्षा पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री देखती है। जैसे कि 20 कंट्रियों का ग्रुप होता है, बहुत सारी कंट्रीज का ग्रुप होता है, जी7 ग्रुप सुना होगा आपने, जी20 सुना होगा। उसी तरह से विश्व की सुरक्षा के लिए जो सभी देश मिलकर आपस में काम करते हैं, वो आपकी विश्व की सुरक्षा में इन्हीं मुद्दों पर काम करते हैं। बाहरी सुरक्षा के उपायों का वर्णन। तो बाहरी सुरक्षा के उपाय का वर्णन ये है कि पहला, सैन्य शक्ति को मजबूत करना। जो अभी मैंने पावर ऑफ बैलेंस की आपको बात कही थी, तो वही बात यहाँ पर आती है कि जो हमारी सेना है, उसको शक्ति को मजबूत करना। बाहरी सुरक्षा के लिए युद्ध के लिए तैयारी रखना, शक्ति संतुलन स्थापित करना। थर्ड पॉइंट यही आता है कि शक्ति को इतना भी मत बढ़ा दो कि आपकी उस शक्ति से किसी दूसरे देश को और इंसान को, पूरे वर्ल्ड को नुकसान पहुंचे। जैसे अभी जो वर्ल्ड में जो कुछ कंट्रीज में लड़ाई हो रही है, रूस यूक्रेन में चलता ही रहता है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान अमेरिका में हो रहा था, अमेरिका और ईरान का जो सबसे लंबा अभी चल रहा है। तो ये सब क्या है, ये पावर ऑफ बैलेंस तो स्थापित नहीं कर सके ये लोग। अब जो उस लड़ाई में क्या हो रहा है, कि पावर ऑफ बैलेंस स्थापित नहीं हुआ, तो लड़ाई कंटिन्यू चल रही है और सीज फायर नहीं हो पा रहा है। और जो अमेरिका जो है, अपने आप को एक तरह से तानाशाही बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो डीजल पेट्रोल तेल के भंडार पे कब्जा करना चाह रहा है। इसीलिए वो उन कंट्रीज से, मिडल ईस्ट कंट्रीज से लड़ाई चल रही है। तो यहाँ इस सिचुएशन में क्या है, ऐसा कोई मुसीबत ना आ जाए, तो इस समय के लिए पावर को बैलेंस किया जाता है कि लिमिट में हथियार का यूज़ किया जाए, लिमिटेशंस रखी जाए। किसी भी युद्ध से पहले आपस में समझौता कर लिया जाता है। अगर समझौता ना हो और एक देश दूसरे देश पे बिना किसी गलती के हमला करे, उस पर कब्जा करने की कोशिश करे, तो उस सिचुएशन में युद्ध होता है। वहां पर क्या हुआ, पावर ऑफ बैलेंस तो हुआ नहीं। तो इन्हीं सब खतरों से बचने के लिए पावर ऑफ बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा है गठबंधन की नीति। गठबंधन गठबंधन यानी कि कई ग्रुप्स का मिल जाना, गठबंधन अपनाना, ताकि किसी एक एक पे दोष ना जाए, सब मिलजुल कर काम करे, जो कि राजनीति में आपने देखा ही होगा। आतंकवाद को स्पष्ट कीजिए। अब आतंकवाद क्या है, आपने सुना ही होगा। आतंकवाद वर्तमान विश्व के आतंकवाद खतरे का एक रूप है। इसका अर्थ है किसी राजनीतिक उद्देश्य या किसी मजहबी उन्माद के वशीभूत होकर हिंसा और गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करना। बहुत लॉन्ग में नहीं बताऊंगी, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि आतंकवाद एक ऐसा है, मुद्दा है, जो हर देश में पाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में ये है। लेकिन इसको जड़ से खत्म करने की कोशिश हर कंट्री अपने अपने तरीके से करती है। आतंकवाद में क्या होता है कि कोई एक ग्रुप, जिसे एक उनका ब्रेन वॉश किया जाता है एक तरह से, कि धर्म के नाम पे उनको भड़काया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या है, वो उग्र हो जाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं आपस में।
जगह-जगह मतलब एक देश को दूसरे देश के खिलाफ भड़काते हैं। एक देश से दूसरे देश में जासूसी करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर आतंकवाद कहलाती है। आतंकवाद ऐसी भयानक हिंसक गतिविधि है, जिसका उपयोग किए जाने का संदर्भित करता है, जिससे समाज में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। अब समाज में क्या है, डर डर पैदा होता है इससे। अभी सबसे पहला अभी करंट में हम देखें तो पहलगाम में जो हुआ था जम्मू कश्मीर में, वो क्या है, वो आतंकवाद का ही नतीजा है, जो एक हर देश के कहीं न कहीं पॉलिटिकल लीडर का ही इसमें लीडर्स के भी मिलीभगत होती है कहीं न कहीं, और किसी का गुस्सा किसी पे उतर जाता है, पब्लिक ही मारी जाती है। चाहे इधर की देश की हो, चाहे हमला करने वालों के देश की हो। तो आतंकवाद सबके लिए बुरा है। इसे जड़ से खत्म करने के लिए सेफ्टी पर्पस अपनाए जाते हैं, और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बढ़ा भी दी गई है सिक्योरिटी। अंग्रेजी भाषा के शब्द में अगर हम कहें तो टेररिस्ट और टेररिज्म की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, परंतु उत्तरी आयरलैंड के झगड़ों के दौरान 1970 के दशक में ये शब्द ज़्यादा फेमस हुआ था। 1970 में ज़्यादा फेमस हुआ था आयरलैंड के झगड़ों। आयरलैंड जो कंट्री है, वहाँ पर जो झगड़ा हुआ था 1970 में, उस टाइम पे ये शब्द बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। आतंकवाद के कारण आज सभी देशों के नागरिक भय, शंका, असुरक्षा से ग्रस्त हैं। सभी देश में है कि लोग डरे हुए हैं इस चीज़ को लेके। लोगों को पहले जैसा दौर नहीं रहा, पहले जैसी शांति नहीं रही। जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है तो और ज़्यादा आतंकवाद बढ़ गया है। झूठे फेक एसएमएस, फेक वीडियोज़, और अब तो एआई है। एआई ऐसा काम कर रहा है जो बेनिफिट से ज़्यादा उसके नुकसान ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है और सेफ्टी पर्पस को अपनाना है और बैलेंस ऑफ पावर रखना है। अब हम बात करें अच्छे और बुरे आतंकवाद पर, भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करें। तो कुछ देशों ने आतंकवाद को अच्छे और बुरे आतंकवाद में बांटने की कोशिश की है, लेकिन आतंकवाद कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। आतंकवाद, अब भारत के पर्पस से क्या है वो देखते हैं। भारत ऐसे अंतर का सदैव विरोध करता रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट किया है कि आतंकवाद को अच्छे या बुरे में बांटा जाए तो ये एक वैश्विक समस्या है, ये पूरे देश के पूरे वर्ल्ड की समस्या है। इसको हम बांट नहीं सकते, इसका मिलकर सामना किया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रकार की अगर हम बात करें तो राजनीतिक आतंकवाद और प्रक्रियावादी आतंकवाद, पुरातन पंथी आतंकवाद, राज्य आतंकवाद और राज्य प्रायोजित आतंकवाद। इसमें क्या है? पहला है कि राजनीतिक आतंकवाद। राजनीतिक आतंकवाद में आप शब्द समझ, इतना शुद्ध हिंदी समझने की ज़रूरत नहीं, आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि राजनीतिक आतंकवाद यानी कि पॉलिटिकल टेररिज्म। राजनीति में क्या है आतंकवाद? देश में एक नेता दूसरे नेता को चुपके से मरवा देता है। एक पॉलिटिकल लीडर दूसरे लीडर के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेता है। तो ये क्या है? ये भी एक तरह का टेररिज्म है। दूसरा है प्रक्रियावादी आतंकवाद। इसमें क्या है कि लक्ष्य सुधारवाद का विरोध करना होता है। सुधार की प्रक्रिया स्वरूप अपने क्रियाकलापों का संचालन करना होता है। जैसे कि ईरान की इस्लाम क्रांति और पाकिस्तान में पनप रही मजहबी कट्टरता, यही दोनों उदाहरण माने जाते हैं। लेकिन इससे कुछ होता तो है नहीं, बस प्रक्रिया चलती रहती है। पुरातन पंथी आतंकवाद में ये आता है कि ये एक तरह से पुरानी परंपरा है, पुरानी व्यवस्था है, जिसमें विरोध प्रगतिशील क्रांतिकारी शक्तियों के खिलाफ होता है। अब पाकिस्तान और इराक के उलेमाओं के बढ़ रहे प्रभावों को इसका प्रतीक मान सकते हैं हम। राज्य आतंकवाद क्या होता है कि राज्य के अंदर आतंकवाद, जनता पर असाधारण शक्ति का दबाव डालना, जिससे कि वो आंदोलन चलाने की इच्छा करने लगे और आंदोलन चलाने की इच्छा को तोड़ा जा सके, इसे ही राज्य आतंकवाद कहते हैं। जैसे कि देश राज्य में कुछ हिंसा फैलाना, तो पब्लिक क्या है, ऊपरी ही होगी। अगर पब्लिक की डिमांड पूरी नहीं होगी तो उन सबको तोड़ना, आंदोलन करने पर मजबूर ना करना, आंदोलन होने से रोकना, इन सबको राज्य आतंकवाद कहते हैं। कई बार पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों में कुछ पुलिस और सैनिक बल तैनात करने पर इस तरीके का उपयोग होता है। और क्या होता है, इसमें पुलिस और सेना को जनता पर असहनीय अत्याचार करने की छूट रहती है। तो ये क्या है? ये एक तरह का राज्य आतंकवाद है। जब आपने देखा होगा हमारे देश में मणिपुर हो गया, बंगाल बंगाल हो गया, बांग्लादेश है, चाहे दिल्ली क्यों नहीं है।
जहाँ-जहाँ पेपर लीक के मामले हो गए, कुछ ना कुछ होता ही रहता है आए दिन देश में। तो उसमें क्या है, पुलिस जो है पब्लिक को लाठीचार्ज करने लगती है, उन पे हमला करने लगती है। तो हिंसा फैल जाती है जब देश में, आंदोलन जब बढ़ जाता है, उसको रोकने के लिए जो नेता और जो जो हमारी सुरक्षा के लिए जो है तैनात, वो हम पे ही हमला करने लगते हैं, अपने ही सिविलियंस पर। तो वो एक तरह का राज्य आतंकवाद है। 5वां अगर मैं बात करूँ, राज्य प्रायोजित आतंकवाद, तो इसमें क्या है कि इसमें आतंकवाद का प्रयोग सीमा के पार बॉर्डर पर जो अव्यवस्थित करने वाले जो चीज़ें होती हैं, दूसरे राज्य की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका हो गया राज्य प्रायोजित आतंकवाद। और जैसे कि पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तर पूर्वी भारत हो गया, राजस्थान और गुजरात वाला एरिया, पाकिस्तान हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब इन्हीं इन्हीं मामलों में आता है। 5वां है धार्मिक आतंकवाद और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आतंकवाद। इसमें क्या है? सबको ही पता है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि धर्म के नाम पे जो आतंकवाद देश में फैलता है, उसे ही आतंकवाद कहते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि आतंकवाद की इतनी तरह के मतलब पार्ट्स होते हैं, प्रकार हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग धर्म से ही आतंकवाद को जोड़ते हैं और धर्म से ही लेके हिंसा होती रहती है। इसमें आत्मत्याग और कठोर नैतिक कूट, जो कि एक विशेष धार्मिक समुदाय से संबंध होते हैं और इसमें विश्वास रखा जाता है, यानी कि हिंदू धर्म को मुस्लिम के खिलाफ और मुस्लिम धर्म को हिंदू के खिलाफ, इस तरह जो लोग भड़काते हैं और चुपके चुपके देश के ही मतलब यूथ को, यंगस्टर्स को मुद्दों से भटकाते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़कर उनका पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं धर्म के नाम पर। तो और हथियार थमा देते हैं, जैसे आईएसआई जैसे संगठन हो गए, और भी हर देश में ये पाए जाते हैं। तो इसे कहते हैं धार्मिक आतंकवाद। नेक्स्ट, आतंकवाद की समाप्ति के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।